नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्टोरिकल ऑफ राजस्थान XYZ में स्वागत है। आज की जो वीडियो होने वाली दोस्तों अपनी साइंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों से संबंधित होने वाले दोस्तों, और सभी के सभी क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछे गए। और आज की इस वीडियो में जिस क्वेश्चनों के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे वो सभी के सभी क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड है। और सभी के सभी क्वेश्चन दोस्तों प्री BEd या फिर PTET से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, उन क्वेश्चनों के बारे में अपन इस श्रृंखला में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दोस्तों। आज का सबसे पहला क्वेश्चन अपने सामने दे रखा है दोस्तों, पीसीआर। पीसीआर से जांच की जाती है, तो पीसीआर से जांच किसकी की जाती है दोस्तों? तो यहाँ पे HIV की जाती है, या फिर क्षय रोग की, या फिर कैंसर की, या फिर हैजा की। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पे जांच की जाती है पीसीआर के द्वारा HIV की। ठीक है, HIV की पीसीआर के द्वारा जांच की जाती है। HIV दोस्तों एड्स से रिलेटेड एक वायरस है जिसका नाम क्या है दोस्तों? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम वायरस है, जो कि अपने एड्स से रिलेटेड एक वायरस है जिसकी जांच किसके द्वारा की जाती है? पीसीआर के द्वारा। ठीक है, एड्स की फुल फॉर्म की बात करें दोस्तों, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अस्थि और उपास्थि के निर्माण में अनुरक्षण के लिए जिस तत्व की आवश्यकता होती है वह है दोस्तों, यानी कि अस्थि और उपास्थि के निर्माण में दोस्तों अनुरक्षण के लिए जिस तत्व की मुख्य आवश्यकता होती है वह कौन सा तत्व है? तो इसकी बात करें तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ में मैग्नीशियम, जिंक, कैडमियम या फिर कैल्शियम। तो यहाँ पे जो अस्थि उपास्थि के निर्माण में सबसे ज़्यादा किसकी आवश्यकता होती है? कैल्शियम की। ठीक है, और कैल्शियम की हमारे शरीर को प्रतिदिन कितनी आवश्यकता होती है? 1.2 ग्राम कैल्शियम की प्रतिदिन हमारे शरीर को आवश्यकता होती है दोस्तों। ठीक है, 1.2 ग्राम। अगला क्वेश्चन देखिए, हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल दोनों दोनों जैव अणु है दोस्तों, निम्न में से कौन सा सही है? एक तो दोस्तों हीमोग्लोबिन है, एक क्लोरोफिल है दोस्तों। ठीक है, दोनों के दोनों क्या है? जैव अणु है। इनमें से कौन सा सही है इनके बारे में? तो इसकी बात करें दोस्तों, दोनों में लोहा अयस्क होता है, तो ये बात तो गलत हो जाएगी, दोनों में लोहा अयस्क नहीं होता है। और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, ये बात सत्य है दोस्तों। ठीक है, क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। और क्लोरोफिल दोस्तों अपने जो प्रकाश संश्लेषण है उसकी क्रिया संपन्न करने में सहायक होता है। ठीक है, बाकी हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है दोस्तों? आयरन होता है। ठीक है, तो ये बात सत्य हो जाएगी, यानी कि लोहा होता है। तो अपना दूसरा ऑप्शन सही है दोस्तों। ठीक है, हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है? आयरन होता है। और क्लोरोफिल के अंदर क्या होता है दोस्तों? मैग्नीशियम होता है, जो कि दोनों की दोनों जो शरीर के अंदर रासायनिक क्रिया उनको संपन्न करने में यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे अपना दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर का औसतन तापमान होता है दोस्तों, मानव शरीर का औसतन तापमान कितना होता है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ़ारेनहाइट की बात करें दोस्तों, फ़ारेनहाइट के अंतर्गत मानव शरीर का तापमान कितना होता है दोस्तों? 98.6 डिग्री। ठीक है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारे शरीर का तापमान होता है। और बाकी जो शरीर का जो सेल्सियस के अंदर बात करें, तो सेल्सियस के अंतर्गत 37 डिग्री सेल्सियस अपना तापमान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल ऐसा 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास कौन से ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों? 36 डिग्री 9 सॉरी 36.9 डिग्री सेल्सियस है, जो कि तीसरे ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, आमतौर पर एक अनिषेचित मानव अंडे में पाया जाएगा। तो यहाँ पे तो आमतौर पे जो कोई अनिषेचित अंडा है, ठीक है, मानव के अंतर्गत यानी कि मादा के अंतर्गत अनिषेचित अंडा होता है, उसमें क्या पाया जाएगा? ठीक है, तो वाई गुणसूत्र या फिर एक्स गुणसूत्र या फिर XY या फिर एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो इनमें से अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मानव के अंतर्गत मादा में जो अनिषेचित जो अंडा होता है दोस्तों, उसके अंदर केवल एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, XX। बाकी पुरुष की बात करें तो दोस्तों पुरुष के जो अपने शुक्राणु होते हैं उसमें कौन सा गुणसूत्र पाया जाता? एक्स और वाई। ठीक है, मादा के अंतर्गत एक्स पाया जाता है केवल, और पुरुष के अंतर्गत XY पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन में आमतौर पर मिलने वाले एमिनो अम्लों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो प्रोटीन के अंतर्गत जो एमिनो अम्ल है दोस्तों, इनमें प्रोटीन एमिनो अम्लों की संख्या कितनी है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 20 होती है। ठीक है, प्रोटीन्स के अंतर्गत एमिनो अम्लों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 20 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हवाई हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया दोस्तों? तो हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? तो इसका अपना राइट आंसर क्या होने वाला दोस्तों? ऑरविल राइट और विलियम राइट के द्वारा। ठीक है, ऑरविल राइट और विलियम राइट के द्वारा किसका आविष्कार किया गया? हवाई जहाज का। ठीक है, हवाई जहाज का आविष्कार ऑरविल राइट और विलियम राइट के द्वारा हवाई जहाज का आविष्कार किया गया। किस वैज्ञानिक के नाम सर्वाधिक आविष्कारों का पेटेंट हुआ है दोस्तों? ठीक है, तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें दोस्तों सर्वाधिक आविष्कारों का पेटेंट प्राप्त कर चुके हैं दोस्तों? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? थॉमस अल्वा एडिसन। ठीक है,
थॉमस अल्वा एडिसन है दोस्तों, जिसने मतलब कि अपने नाम सर्वाधिक पेटेंट प्राप्त कर रखा है दोस्तों, ठीक है। पेटेंट का मतलब एक तरह से आविष्कार सबसे ज़्यादा इसने की थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा किए गए इन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा नाम रूस के अंतरिक्ष स्टेशन का नाम है दोस्तों? इनमें से ऐसा कौन सा नाम है जो कि रूस के अंतरिक्ष स्टेशन का नाम है दोस्तों? इनमें से अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रूस का जो अंतरिक्ष स्टेशन का नाम हो जाएगा मीर, ठीक है। मीर जो कि रूस का अंतरिक्ष स्टेशन है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्र की गहराई नापने वाले यंत्र का क्या नाम है दोस्तों? तो समुद्र की जो गहराई है दोस्तों, गहराई नापने के लिए फेदोमीटर यूज किया जाता है, लेकिन समुद्र के अंतर्गत जितनी भी वस्तुएं होती है दोस्तों, उनका पता लगाने के लिए कौन सी तकनीक यूज की जाती है? सोनार, ठीक है। सोनार समुद्र के समुद्र के अंदर की जितनी भी वस्तुएं होती है दोस्तों, उनका पता लगाने के लिए कौन सी तकनीक यूज की जाती है? सोनार है। बाकी समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सा यंत्र यूज किया जाता है? फेदोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? फेदोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके कारण प्लास्टर ऑफ पेरिस जमता है? तो इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके कारण दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस जो कि अपनी हड्डी वगैरह टूट जाती है, उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस किया जाता है, जो कि जम जाता है दोस्तों, ठीक है। एक मतलब कि पत्थर के समान हो जाता है। तो ये किसके कारण जमता है? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये डिहाइड्रेशन के कारण दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या करता है? जम जाता है, ठीक है, डिहाइड्रेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक गैस के अवयव के रूप में प्राप्त होने वाली प्रमुख अक्रिय गैस कौन सी है? इनमें से दोस्तों एक प्राकृतिक गैस के अवयव के रूप में प्राप्त होने वाली प्रमुख अक्रिय गैस कौन सी हो जाएगी? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हीलियम है, जो कि प्राकृतिक गैस के रूप में एक अवयव के रूप में प्राप्त होती है और अक्रिय गैस है, ठीक है, हीलियम। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की तीव्रता के मापक को क्या कहते हैं दोस्तों? तो ध्वनि की जो तीव्रता है दोस्तों, इसकी जो मापक है, इसको किस नाम से जानते हैं दोस्तों? इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेसिबल के नाम से, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता की मात्रा को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? सॉरी, मापक को किस नाम से जानते हैं? डेसिबल के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रीन हाउस का प्रभाव। तो ग्रीन हाउस का जो प्रभाव है दोस्तों किससे संबंधित है? ये दोस्तों अपने ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है, ठीक है। ग्रीन हाउस का प्रभाव दोस्तों क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है दोस्तों? सूर्य के द्वारा जो किरणें आती हैं, जब वो मतलब कि वायुमंडल को पार करने के बाद पृथ्वी के पास पहुंच जाती है, ठीक है। तो कुछ किरणों को दोस्तों पृथ्वी अपने पास अवशोषित कर लेती है, लेकिन कुछ का वापस परावर्तित कर देती है, ठीक है। तो कुछ किरणें जो वापस परावर्तित होकर जब वायुमंडल में जाती है, तो वायुमंडल के द्वारा मतलब कि उन किरणों को वापस नहीं जाने दिया जाता है, तो वो किरणें मतलब कि वायुमंडल के अंदर ही रह जाती है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो वातावरण है वो गर्म हो जाता है, ठीक है। इसको अपन किस नाम से जानते हैं दोस्तों? ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? अपने जो वातावरण है उसको गर्म हो जाता है, ठीक है, वायुमंडल की परतों के कारण। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रीहरिकोटा स्थान प्रसिद्ध है दोस्तों। तो श्रीहरि जो कोटा प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके बारे में अपन ने कल डिस्कशन किया था कि श्रीहरिकोटा कहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो ये श्रीहरिकोटा है कहाँ पे दोस्तों? आंध्र प्रदेश के अंतर्गत है। और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भारत के जो रॉकेट प्रशिक्षण है दोस्तों केंद्र है, इसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। भारत का जो रॉकेट प्रशिक्षण केंद्र है, इसके लिए श्रीहरिकोटा प्रसिद्ध है, जो कि आंध्र प्रदेश के अंतर्गत ये स्थान है। अगला क्वेश्चन देखिए, ओजोन मंडल में छिद्र के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो ओजोन मंडल के लिए जो छिद्र हुआ दोस्तों, इसके लिए उत्तरदायी गैस कौन सी हो जाएगी? CFC, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो कि ओजोन जो परत है दोस्तों, ओजोन जो मंडल है उसमें छिद्र का कारण बनेगी, ठीक है, कारण है दोस्तों, ठीक है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन देखिए, वह कौन सा प्रथम भारतीय वैज्ञानिक है था जिसने विश्व में लघु रेडियो तरंग का आविष्कार किया दोस्तों? वह कौन सा प्रथम भारतीय वैज्ञानिक था जिसने विश्व में लघु रेडियो तरंग का आविष्कार किया दोस्तों, ठीक है। तो इनमें से भारतीय जो वैज्ञानिक है वो कौन सा हो जाएगा? जगदीश चंद्र बोस है, जिसने लघु रेडियो तरंगों का आविष्कार किया दोस्तों सबसे पहले, ठीक है। लघु तरंग जो लघु रेडियो तरंग है दोस्तों, इसका आविष्कार करने वाला कौन हो जाएगा? जगदीश चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन देखिए, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसमें होता है दोस्तों? रिएक्टर स्केल दोस्तों, रिएक्टर स्केल का सबसे प्रयोग कहाँ पे होता है? तो इसकी बात करते हैं, यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूकंप की जो तीव्रता होती है दोस्तों, उसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, रिएक्टर, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कारखानों से निकलने वाले प्रदूषित धुएं से कौन सा रोग होता है? तो कारखाने से निकलने वाला जो प्रदूषित धुआं दोस्तों, इनसे कौन सा रोग होता है?
तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दमा जो रोग है दोस्तों, कारखानों से निकलने वाले सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह जो गैसें निकलती है उनकी वजह से दमा रोग हो जाता है, जिसमें अपने जो श्वसन तंत्र है वो कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बर्फ़ का एक टुकड़ा पानी के गिलास में तैर रहा है, जब वह बर्फ़ का टुकड़ा पिघल जाएगा तब उसकी गिलास के पानी में स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि कोई बर्फ़ का टुकड़ा है, पानी में तैर रहा है दोस्तों, ठीक है, गिलास के अंतर्गत, जब वो बर्फ़ का टुकड़ा पिघल जाएगा तब उसके जो गिलास का जो पानी है उसके जो स्तर है उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसकी बात करें तो इनमें स्तर में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी कि जो आयतन है वो जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा, बर्फ़ के टुकड़े को पिघलने के बाद भी। ठीक है, आयतन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो पानी का स्तर वैसा ही बना रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊपर की मंजिल में रखे हुए खाना पकाने की गैस के सिलेंडर में से कोई गैस रिसने पर नीचे की मंजिल के लिए आग लगने का अधिक खतरा होता है, क्योंकि एलपीजी। दोस्तों, ऊपर की मंजिल में रखे हुए खाना पकाने की गैस सिलेंडरों में दोस्तों जो गैस भरी रहती है उसके रिसने से नीचे की मंजिलों में आग लगने का अधिक खतरा रहता है। ठीक है, तो इसका अधिक खतरा किस कारण से रहता है, एलपीजी किस प्रकार की होती है उसके वजह से दोस्तों ये मतलब कि नीचे के मकानों में ज़्यादा जल्दी मतलब कि आग पकड़ने का खतरा रहता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि जो एलपीजी का जो मतलब कि भार है दोस्तों वो हवा से ज़्यादा होता है। ठीक है, एलपीजी का भार हवा से अधिक होता है, उसकी वजह से दोस्तों ऊपर जो गैस की टंकी है वो भी मतलब कि गैस का रिसाव होने के बाद नीचे ही आएगी। ठीक है, उसकी वजह से दोस्तों नीचे वाले मकानों में आग लगने का खतरा सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनियंत्रित औद्योगिकरण से अम्ल वर्षा होती है, ये मुख्य रूप से इनमें से किसके कारण होती है। तो दोस्तों, अनियंत्रित औद्योगिकरण से अम्लीय वर्षा होती है, तो इनमें से मुख्य रूप का इसका इनमें से इसका मुख्य कारण क्या है दोस्तों। तो इसकी बात करें तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रस और सल्फर डाइऑक्साइड है दोस्तों, जिनकी वजह से अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, नाइट्रस और सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखिए, एक स्वच्छ मनुष्य कौन सा खेल खेलते समय अधिकतम कैलोरी की खपत करता है। तो इनमें से दोस्तों ऐसा कौन सा खेल है जिसमें खेलने में सबसे ज़्यादा कैलोरी की खपत होती है। तो ये दोस्तों फुटबॉल है, जिसके अंदर का सबसे ज़्यादा कैलोरी की खपत होती है। ठीक है, फुटबॉल के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, आमतौर से कौन सा रोग पेशी खिंचाव की दिशाओं में दोस्तों संबंध है दोस्तों। तो इनमें से दोस्तों ऐसा कौन सा रोग है जो कि पेशी खिंचाव से संबंधित है। तो ये श्वसनी शोध है। ठीक है, श्वसनी शोध है जो कि पेशी खिंचाव से संबंधित एक रोग है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किस पेड़ की छाल से कुनेन मिलती है दोस्तों। तो कौन से पेड़ की छाल से कुनेन, जो कि एक मलेरिया से रिलेटेड बीमारी दोस्तों, कुनेन नामक औषधि जो कि मलेरिया के इस्तेमाल में की जाती है, कौन से पेड़ से प्राप्त की जाती है। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सीधा सा आंसर है सिनकोना। सिनकोना जो वृक्ष है दोस्तों, इससे दोस्तों कौन सी औषधि प्राप्त होती है, कुनेन नामक औषधि प्राप्त होती है जो कि मलेरिया के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, सिनकोना ओपीसी ओपीसी बेलिसस। ठीक है, सिनकोना ओपीसी बेलिसस। अगला क्वेश्चन देखिए, जो पदार्थ आपतित प्रकाश को आंशिक रूप से संचरण होने देता है वो क्या कहलाता है। यानी कि कोई भी पदार्थ है, आपतित जो प्रकाश है दोस्तों उसको आंशिक रूप से संचरण होने देता है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है दोस्तों पारभासी। ठीक है, पारभासी। तो ये थी दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।